I'm Dr. विक्रांत गुप्ता, HOD कंप्यूटर साइंस बटुला महाविद्यालय। और आज हम फिर मेमोरी पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लास्ट 2 लेक्चर जो हमारा है दे चुके हैं, जो बेस्ड ऑन था मेमोरी पर। जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है प्राइमरी मेमोरी दैट मींस प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके बिना कंप्यूटर का संचालन करना असंभव ही होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की जो मेमोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रैम रीड और राइट दोनों के लिए रिस्पांसिबल होता है, जबकि रोम जो डिस्क भी होता है, डिस्क भी कहलाता है, वहां पर हम केवल क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। उस पर ज्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा यूट्यूब लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी, क्या होता है, जब हमारे पास कैपेसिटी डेटा की जो अमाउंट है, डेटा का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होता है, तब हम चाहते हैं कि लंबे अरसे तक हम उसको स्टोर करके रख सकें और जब भी हमारी आवश्यकता हो उसको रिट्राइव कर सकें। ऐसी स्थिति में हम द्वितीयक संग्रहण जो युक्ति होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है डायरेक्ट या रैंडम। सीक्वेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी डेटा हम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं या संग्रहित कर रहे हैं, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर पे ही हम वहां पर स्टोर कर पा रहे हैं, और जब हम उसको एक्सेस भी करते हैं तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही एक्सेस करते हैं। सपोज हमारे पास जो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में, वो होता है मैग्नेटिक टेप। ये पहले जो चलते थे, अब मार्केट से आउटडेटेड हो गए हैं। रेयरली कहीं हम देख पाएंगे तो देख पाएंगे, नहीं तो ये मार्केट से आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप या कार्ट्रिज टेप भी हम बात करें, आज हम कार्ट्रिज टेप के रूप में भी देखते हैं, तो वहां पर हमारा होता है ऑडियो टेप आता था। टेप रिकॉर्डर में जब हम एक कैसेट फिट करते थे, उसमें रील होती थी। ये विभिन्न प्रकार का होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। उसमें मल्टीपल रील होती है जो पॉलीथिलीन मटेरियल की बनी होती है, और उसमें आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है। आयरन ऑक्साइड के लेयर चढ़ने से वो मैग्नेटिकली चार्ज हो जाता है, जिसमें हम रीड और राइट दोनों का काम कर पाते थे। हेड से जैसे ही रीड टच होती थी, वहां पर हम रिकॉर्डर बटन दबा के रिकॉर्ड भी कर सकते थे, और वहां से हम डेटा को रिट्राइव भी कर सकते थे, गाना सुन सकते थे। लेकिन जब पहले नंबर गाने से 6वें नंबर गाने पे हमको जाना होता था, तो या तो हमको फॉरवर्ड बटन दबा करके रखना पड़ता था, ताकि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में वहां तक जैसे ही पहुंचे और 6वां नंबर गाना प्ले हो जाए। इस प्रकार से ये क्या होता था, सीक्वेंशियल होता था। लेकिन बाद में हमारी आवश्यकता हुई कि हम फास्टर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस खोजने लगे, और हमारे पास आया डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। यहां पर हम 2 प्रकार की बात करते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मीडिया भी कहा जाता है, और एक होता है मेमोरी एक्सेस डिवाइसेस। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैग्नेटिकली चार्ज ही होता है। यहां पर जो मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं, इसमें एक होता था फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव के नाम से हम जानते थे। फ्लॉपी डिस्क जो होता था, एक फाइबर एनकास्ट एक कवर होता था, जिसके अंदर पॉलीथिलीन मटेरियल की डिस्क होती थी, जिसमें भी आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता था, उस कोटेड होता था, जिससे वो मैग्नेटिकली चार्ज हो जाता था। उसमें हम रीड और राइट दोनों की प्रक्रिया संचालित कर पाते थे, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम थी, 1.44 MB। इसलिए हमको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाले डिवाइसेस की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसके बाद आया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में पॉलीथिलीन मटेरियल की जगह में एल्यूमिनियम प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, और एल्यूमिनियम प्लेट्स जो इतनी पतली होती थी कि उसकी जो थिकनेस होती थी 0.0005 इंच की होती थी, जिसको हम साधारण आंखों से देख भी नहीं सकते थे। ऐसे कई एल्यूमिनियम प्लेट्स को जब हम एनकास्ट कर देते थे और स्टील कवर में पैक कर देते थे, तो हमारा बन जाता था हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क नाम से पता चल रहा है कि रिलायबल डिवाइस है, जिसमें हम मल्टीपल यानी कई वर्षों तक हम अपने डेटा या सूचना को संग्रहित करके रख सकते थे, और रीड राइट दोनों की प्रक्रिया हमारे हार्ड डिस्क में हो सकती थी। इसकी जो कैपेसिटी अभी लेटेस्ट बात करेंगे, तो वहां पर 1 से 2 TB टेराबाइट की कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहे तो 2 या 3 हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपका आता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें CD रोम, CD रीराइटेबल डिस्क जो है, तो रोम यानी CD की जो बात होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क आप देख चुके हैं, एक फाइबर कोटेड डिस्क होता है, जिसमें 8 सेक्टर होते हैं, और 0 to 199 200 ट्रैक्स, यानी हम वहां पर बात कर रहे हैं उतने ट्रैक्स, जिसमें डेटा को क्या करता था, स्टोर करता था। इसकी कैपेसिटी जो थी, स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB ही थी। इसके बाद आया DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के पहले CD रीराइटेबल डिस्क भी आया, यानी हम पहले जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी स्टार्टिंग में, उसमें केवल हमें
देते थे और फिर मल्टी टाइम हम उसको रीड कर पाते थे। राइट वंस रीड मैनी या रीड मोर हम बोल सकते हैं। लेकिन रीराइटेबल डिस्क का फायदा ये मिला कि हम वहां पर उसको रीड करते यानी राइट करने के बाद उसको इरेज करके फिर से राइट कर सकते थे। लेकिन वहां पर रेड लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वो हार्श होने के कारण डिस्क घिस जाती थी। इसके बाद आया डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कई बार ये भ्रांति होती है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, स्टूडेंट जो है वो गलत टिक कर देते हैं डिजिटल वीडियो, जबकि इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या कि सीडी से ज्यादा रिलायबल होता था। सीडी से रिलायबल होने के साथ साथ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है डीवीडी की वो 4.25 जीबी होती थी। हम उसमें बहुत सारे यानी 6-7 मूवी एक डीवीडी में हम स्टोर करके रख सकते थे। इसके बाद हम जो इस्तेमाल करने लगे ब्लू रे डिस्क। अभी मार्केट में ब्लू रे डिस्क का बहुत ज्यादा वो रिनाउंड डिस्क के रूप में आ रहा है, मतलब फैमिलियर है। ब्लू रे डिस्क का इसलिए ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि इसमें हम रेड लेजर बीम की जगह रीड और राइट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लू लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पोलाइट होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण डिस्क जो है बहुत लंबे अरसे तक चलता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 25 जीबी 50 जीबी अलग-अलग रेशियो में अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद होता है हमारा मेमोरी एक्सेस डिवाइस। तो जब हम मेमोरी एक्सेस डिवाइस की बात करते हैं तो हमारे सामने जो डिवाइस आता है उसमें होता है हमारा फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लैश यानी नाम से पता चल रहा है कि फास्ट, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज की मतलब प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में ये थोड़ा स्लो ही होता है, स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। अब जब हम बात करें फ्लैश ड्राइव की, जिसको हम थंब ड्राइव या पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत हमारा एक तो पेन ड्राइव आता है, जैसा मैं बताया अभी, आप सब फैमिलियर है, पेन ड्राइव देखे भी हैं। किस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से दिखता है। एक स्मॉलर डिवाइस होता है जिसमें सामने में यूएसबी पोर्ट लगा होता है और एक प्लास्टिक का या स्टील कवर्ड कोटेड एक डिस्क होती है जिसके अंदर में डिस्क कवर्ड होती है। ठीक है, एक रिलायबल डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी आज 512 जीबी की भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पहले जो इस्तेमाल करते थे वहां पर 256 MB, उसके बाद 512 MB, उसके बाद 1 GB, इस प्रकार से ये बढ़ता गया और आज लेटेस्टली जो है 512 GB का हमारे सामने फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव अवेलेबल है। एक्चुअल में फ्लैश ड्राइव जो होता है वो ट्रांसफरेबल डेटा ट्रांसफर के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। हम इसमें हार्ड डिस्क या SSD जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसकी तरह हम लंबे अरसे तक डाटा को स्टोर करके रखने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को लेना, पिक करना, पेन ड्राइव में होल्ड करना और किसी और डिवाइस में उसको ट्रांसफर कर देना। लेकिन हम आज क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम अपने डेटा को या कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, या हम उसको बैकअप प्लान के रूप में भी हम अपने डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है अदर देन अदर मेमोरी, ठीक है, दूसरे मेमोरी डिवाइसेस के अलावा इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन स्टोर द डेटा एंड एक्सेस द डेटा। ठीक है, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के या विद्युतीय उपकरणों के, हमारे यहाँ पर सिग्नल्स के, हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं और जब चाहे हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था फ्लैश ड्राइव। इसी में आता है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सब जानते हैं एक चिप होता है, मेमोरी चिप भी होता है, जैसे MMT। हम पहले जानते हैं कि जो हमारा पहले डिजिटल कैमरा आता था, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें हम बड़े साइज का एक मेमोरी चिप कार्ड इस्तेमाल करते थे, जो होता है मल्टीमीडिया का, जिसमें हम अपने फोटोज, वीडियोज क्या कर सकते थे, रिकॉर्ड करके रख सकते थे, होल्ड करके रख सकते थे। उसके बाद आया SSD कार्ड या माइक्रो SD कार्ड। माइक्रो SD कार्ड से आकार में क्या हो गया, MMT की तुलना में छोटा हो गया, जिसका इस्तेमाल हमारे सेलफोन में हम कर रहे थे। ठीक है, आजकल इनबिल्ट आ रहा है, हमारा माइक्रो SD कार्ड जो है इनबिल्ट आ रहा है, जो आजकल रैम भी आ गया है, इंटरनेशनल डिवाइस के रूप में डिस्क भी इस्तेमाल हो रहा है सेलफोन में, और 128 GB 256 GB का भी हमारे सेलफोन में स्टोरेज कैपेसिटी 512 जो है जीबी का भी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे सेलफोन में अवेलेबल हो गया है। ये सभी क्या थे, फ्लैश ड्राइव थे। अब इन सब से थोड़ा हटकर जो हम डिवाइस की बात करें, मेमोरी की बात करते हैं, वो होता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एक स्पेशल मेमोरी है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये जो होता है प्रोसेसर चिप में लोकेटेड होता है।
प्रोसेसर चिप में लोकेटेड होने के कारण इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता एक्सेसिंग स्पीड जो है, स्टोरेज स्पीड जो है वो मेमोरी रजिस्टर के ही समान होता है। मेमोरी रजिस्टर की तरह इसकी एक्सेसिंग स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। ज्यादातर जो कैश मेमोरी है उसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्टर एज मेमोरी रजिस्टर, देखिए ठीक है, और यूज्ड बिटवीन रैम एंड डिस्क। इसका जो हम उपयोग है क्यों कर रहे हैं, रैम और डिस्क के बीच में। एक्चुअल में ये रैम का ही एक फॉर्म है, रैम का ही एक स्वरूप है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रैम और डिस्क के बीच में। रैम और डिस्क के बीच में करने का फायदा ये होता है कि मोर देन जो कंटिन्यूअसली पूछे जाने वाले या स्टोर करने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कैश मेमोरी अपने पास रख लेता है। इसका कारण क्या होता है कि ये फास्टर हो जाता है। फास्टर क्यों, अदर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उससे फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमको रैम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ पा रही है, सीधा वो कैश मेमोरी जो है हमारे वहां से डेटा को रिट्राइव कर ले रहा है, डेटा को एक्सेस करने की क्षमता प्रदान कर रहा है, यानी हम उसमें ज्यादा तीव्रता पूर्वक डेटा को संग्रहित भी कर पा रहे हैं और फास्टर हम वहां से क्या कर पा रहे हैं, उसको एक्सेस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैश मेमोरी होता है, ये फास्ट एक्सेसिंग स्पीड प्रोवाइड करने वाली मेमोरी होती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है। और समटाइम्स अगर कोई क्वेश्चन आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी मेमोरी, तो आप हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में जो जानते हैं वहां पर लिख सकते हैं, वो अतिरिक्त मेमोरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ताकि लंबे समय तक हम डेटा को स्टोर कर सके और फ्यूचर में जब भी आवश्यकता हो उसको रिट्राइव कर सके। तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं कैश मेमोरी की, तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि क्या है, एक विशेष क्यों है, स्पेशल मेमोरी क्यों कहलाती है, क्योंकि ये रैम का ही एक फॉर्म होता है, रैम और डिस्क के बीच में इस्तेमाल होती है। जो कंटीन्यूअस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसको होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद हम उसको जब चाहे हम उसको फास्टली रिक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, यानी रिट्राइव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको और संग्रहित भी कर सकते हैं। इसका जो टाइप होता है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी है वो L1, L2, L3 इस प्रकार की कैश मेमोरी मार्केट में अवेलेबल होती है। आज ये हर सिस्टम में, जो लेटेस्ट सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर सिस्टम में इनबिल्ट ये हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, और फ्लैश ड्राइव इसके थोड़ा सा अलग होता है। फ्लैश ड्राइव क्या अलग है, क्योंकि ये एज अ पेन ड्राइव, फ्लैश जैसा नाम से पता है, फ्लैश में फास्ट, ठीक है, लेकिन स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ा स्लो होता है। ये स्लो होने का कारण क्या है, क्योंकि पेन ड्राइव है और जब हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो किसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की आवश्यकता आपको जरूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एसडी पोर्ट में इसको अटैच करते हैं, हम डेटा को मेमोरी से एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं और ज्यादातर हम इसका जो उपयोग है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो आई होप ये पूरा मेमोरी सिस्टम जो है, इसकी हायरार्की जो है, स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।